बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 10th चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास है टॉपिक नंबर 14.6 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। याद रहे, ये रेजिस्टिविटी का टॉपिक इस चैप्टर में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, चाहे आपका कोई भी बोर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, अगर थोड़ी सी देर के लिए आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहना तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो जल्दी से फिर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्यार मोहब्बत दिखाएं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी। स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टिविटी को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को। देखें, जो रेजिस्टिविटी है ना, ये भी रेजिस्टेंस ही है। सर अगर रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस तो हम पहले पढ़ के आ रहे हैं, तो फिर आज हमें दोबारा आप रेजिस्टिविटी क्यों पढ़ा रहे हैं अगर ये रेजिस्टेंस है तो? डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस, लेकिन वो नहीं जो आप पीछे पढ़ के आए। तो कहीं ना कहीं दोनों में फ़र्क ज़रूर है। वही आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवा देंगे, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम रेजिस्टेंस को दोबारा देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से ये रेजिस्टिविटी समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का दूसरा नाम होता है हिंड्रेंस, और इसको आर से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन हमने की थी अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। याद है ना, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और कंडक्टर के केस में जो रुकावट बन रही होती है करंट के आगे, वो क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स बेसिकली रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है जी। डिपेंडेंस क्या है रेजिस्टेंस की? डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। देखें, अगर आप कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि कंडक्टर में जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। वो ऐसे 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 पहले अगर मूव कर रहे थे, ऑसिलेट कर रहे थे, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वो एटम्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएंगे, तेज 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 तेज। अब चार्जेस जब यहाँ से पास करेंगे तो पहले देखें वो ऐसे चार्जेस पास हो जाते थे, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एटम्स ऐसे ऐसे अब वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, क्योंकि उनकी ऑसिलेशन फास्ट हो गई है। टेम्परेचर के बढ़ाने से एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, वो तेज तेज ऐसे ऑसिलेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आके टकराते हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है जी रेजिस्टेंस। दूसरे नंबर पे आ जाता है ज्योमेट्री, इसको बाद में बताता हूँ, पहले नेचर ऑफ द मटेरियल को देख लें। तो दूसरे नंबर पे क्या जी, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। देखिए, अगर आपके पास सपोज करें कॉपर की वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, करंट वहाँ से ज़्यादा फ्लो करता है। हम कहते नहीं है बाजार में जाके, यार कॉपर की वायर लेनी है, कॉपर की तार लें। इसका मतलब क्या है कि उसकी रेजिस्टेंस कम है, उसमें से करंट ज़्यादा पास होगा, आसानी से पास हो सकता है, और आपको करंट ज़्यादा ही तो चाहिए। ठीक है। और अगर स्टील की बात करें तो वो कॉपर के कंपैरेटिवली उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। अब आ जाए जी, रेजिस्टेंस जो है वो ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है। अब ज्योमेट्री क्या बला है, ये आपका याद रहे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है और एमसीक्यूज भी है। ज्योमेट्री में दो चीज़ें हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स के लेंथ पे डिपेंड करती है, और नंबर 2 यही रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करती है, और एरिया के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। ठीक है। अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगी। सपोज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक पाइप है, ये आपकी बुक की एग्जांपल है इसी रेजिस्टिविटी के टॉपिक में ही। वो थोड़ा सा रिपीट करते हैं ना, रिवाइज करते हैं रेजिस्टेंस को। तो अब ये आपके पास पाइप है, देखें इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। सपोज करते हैं इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उस वाटर को जो अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी वो यहाँ से यहाँ तक करनी पड़ेगी। यहाँ से पानी एंटर हुआ, अब देखें इतनी देर के लिए वो अपोजिशन फेस कर रहा है, रुकावट उसको सामना करनी पड़ रही है। लेकिन इसके बाद यानी कि यहाँ से जब इस एंड से पानी बाहर निकलेगा, अब देखें उसको किसी किस्म की कोई रुकावट सामना नहीं करने पड़ रही। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ में जब तक पानी फ्लो करेगा तो वो अपोजिशन फील कर रहा है, उसको रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। अगर यही कंडक्टर मैं यहाँ पे दूसरी तरह से लेता हूँ कि उसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ, अब देखें इसके कंपैरेटिवली इस कंडक्टर की लेंथ बढ़ गई है। अब इस लेंथ के बढ़ने से हुआ क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई है। कैसे कि अगर वही वाटर इसमें अब फ्लो करे,
इसमें इतनी देर के लिए कर रहा था, मतलब सिर्फ इतने पार्ट में उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था। अब देखिए उसको थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई है, तो यहां से यहां तक नहीं एंड हो जाएगा, बल्कि ये यहां तक इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद जाके ये बाहर निकलेगा। इसका मतलब अगर लेंथ बढ़ती है तो उसको ज्यादा देर के लिए रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई यहां से लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। अब बने क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं। एक ये आपके पास पाइप है, इसका एरिया देखें क्या है, कम, और इसका एरिया क्या है, डियर स्टूडेंट, से ज्यादा। अब इसका मतलब जिसका एरिया कम है, अगर इसी में से वाटर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स है वैसे घुसम घुसम होके जाएंगे ना, तंग है ना, एरिया कम है, वो आसानी से पानी भागेगा नहीं। तो इसका मतलब अगर एरिया यहाँ पे कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, इसीलिए बेचारा वाटर के पार्टिकल आसानी से नहीं भाग पा रहे। तो इसका मतलब एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। जब रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होगी तो फिर वाटर को फ्लो करने में भी मुश्किल होगी। अब यही पाइप दोबारा हमने लिया, लेकिन इस केस में देखें एरिया ज्यादा है। अगर एरिया ज्यादा है, एरिया के ज्यादा होने से याद रखिएगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब इस केस में अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से ऐसे तेजी के साथ पास होंगे, आराम से, उनको रुकावट सामना नहीं करना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है, तो वो आसानी से ऐसे झूमते हुए मजे के साथ गुजर जाएंगे, भाग जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। ये सारी बातें आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। अगर ये बातें आपको याद हो गई हैं, जो कि मैंने रिवाइज करवा दी हैं, इसमें आपको रेजिस्टेंस का पता चल गया कि भी रेजिस्टेंस होती क्या है और उसकी डिपेंडेंस क्या है, अब आपको रेजिस्टिविटी की आसानी से समझ आ जाएगी। अब अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आप समझना चाहते हैं ना, तो पहले आप रेजिस्टिविटी का मैथमेटिकल फॉर्म देखें, इक्वेशन देखें, फिर आपको मैं ये वाली डेफिनेशन समझाऊंगा। अभी आप इसको रट्टा तो लगा लेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल, पता नहीं क्या बात हुई है, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन है। आपकी बुक के लास्ट पैराग्राफ में ये मेंशन की गई है, एग्जांपल से ऊपर वाला पैराग्राफ देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगी। लेकिन ये समझ तब आएगी जब आप पहले मैथमेटिकल इक्वेशन समझेंगे। तो देखें इसका स्टार्ट कैसे लेंगे रेजिस्टिविटी का, इन्हीं दो इक्वेशंस को मैं दोबारा लेने लगा हूं। इनकी तो समझ है ना, तो ये वाली इक्वेशन मैंने यहां पे दोबारा ले ली, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर? पहले जरा मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन आपको आराम से समझ आ जाएगी। चीजें हम आपको समझा देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आप रट्टे ना मारें, समझ के रट्टे मारें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर रट्टा लगाना आसान भी होगा और चीज आपको याद भी रहेगी, पेपर में फिर फायदा होगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन नंबर बन गई जी 1, और नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ये दोनों इक्वेशंस हमने यहाँ पे यूज की। क्लियर? अब डियर इन दोनों इक्वेशंस को ना हम कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंबाइन करें तो ये L को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L/A बन जाएगा, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सही है ना? R है तो एक R आ जाएगा, ये साइन वैसे आ जाएगा, L को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे L आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एरिया आ जाएगा। तो ये कंबाइन करने से इन दोनों इक्वेशंस को ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, इसको यहां से हटाकर इक्वालिटी का साइन यूज करेंगे और एक कांस्टेंट लेके आएंगे। तो हमने यहां पे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया, इक्वल टू का साइन यूज किया और साथ में एक कांस्टेंट लेके आए, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी, या इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मतलब कि रेजिस्टिविटी है। तो हमने यहाँ पे इक्वालिटी और एक कांस्टेंट यूज किया जिसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट साइन, यानी कि ये हमारे पास क्या होती है, रो हो। ठीक है ना, इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। चाहे आप इस तरह से सिंबल यूज कर लें इसका, चाहे यूं कर ले, ये आपकी मर्जी है, या फिर इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। याद रहिए पी नहीं है, पी जो होता है ना, पी वो ऐसे होता है, ये वाली साइड अंदर होनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों जो है ना, ये रो के रेजिस्टिविटी के सिंबल्स हैं। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं वही यूज करें। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहां से ना इस रेजिस्टिविटी को हम निकालते हैं। ये रो अपनी जगह पे रहेगी, ये जो एरिया है ये डिवाइड हो रहा है, आर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई हो गया। अब ये एल इस रो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस आर के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आर के नीचे डिवाइड हो गया।
इसका मतलब इस फार्मूले से हमने सिर्फ इसको अलग कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, तो ये बन गया रेजिस्टिविटी का फार्मूला, मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है जी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला आ गया, मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है। अब जरा गौर करना है डियर स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये मेरे पास क्या है जी 1 मीटर स्क्वायर। मैं यहां पे लेट करने लगा हूं कि एरिया मेरे पास कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये भी 1 मीटर है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिखूं 1 मीटर स्क्वायर, यहां पे लिखूं 1 1 से कैंसिल, इसका मतलब r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r ही आएगा। मतलब कि अगर एरिया भी मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ भी, ये मैं लेट कर रहा हूं, लेंथ भी 1 मीटर हो, तो मैं वैल्यू पुट करूं तो यहां 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r बचेगा। इसका मतलब इस कंडीशन पे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आती है। तो साबित हो रहा है कि रेजिस्टिविटी एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आ रही है। अगर रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आ रही है तो इसका मतलब यही बनता है ना कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस नहीं। अब अगली बात समझाएंगे आपको। पहली बात समझ आ गई ना कि इस कंडीशन पे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, कह सकते हैं, लेकिन कौन सी रेजिस्टेंस, अब ये बात आपको यहां पे समझ आएगी, बस थोड़ी सी देर और, अभी समझ आ जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 150 सपोज करते हैं एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ भी क्या है 1, विड्थ भी क्या है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 मीटर स्क्वायर, ये एरिया बन गया, क्योंकि एरिया में 2 साइड्स होती है ना, तो एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर को अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये स्क्वायर बनता है। देखो एक साइड ये आ गई, एक साइड ये आ गई, तो ये इसका एरिया आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, जो हमने यहां पे लेट किया था वो दोबारा लिखा, बना लिया जी। अब इस स्क्वायर के अंदर या इस एरिया के अंदर एक साइड और ऐड कर दूं, देखो पहले 2 थी, ये 2 आ गई, अब एक साइड और कर दूं तो ये क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 3 साइड्स बन जाएंगी। 3 साइड्स का मतलब क्या है, मीटर क्यूब। एक साइड का यूनिट क्या होगा मीटर, दूसरी का भी मीटर, तीसरी का भी मीटर, तो मीटर 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 को मल्टीप्लाई करें तो मीटर के क्यूब बन जाएगा। तो ये आ गया जी 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये 3 साइड्स किस में होती हैं, ये वॉल्यूम में होती है। तो ये स्क्वायर की डायग्राम, तो ये वॉल्यूम की डायग्राम, ये 2 साइड्स आ गई और एक साइड ये आ गई तीसरी, तो ये बन गया वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब बन गया। सही है, तो ये क्या है मीटर क्यूब, यानी कि ये वॉल्यूम है। अब डेफिनेशन जरा यहां पे गौर करना है, रेजिस्टिविटी सिर्फ 1 मिनट में समझ आने वाली है। याद रखिएगा ये क्या है 1 मीटर क्यूब। तो लेट करो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो जब कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो उस करंट को अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कंडक्टर में एटम्स। बात समझ आ रही ना, और वही क्या कहलाती है रेजिस्टेंस। अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर इस पूरे कंडक्टर की अपोजिशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कहलाएगी रेजिस्टेंस। इस पूरे कंडक्टर में से जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो इस पूरे कंडक्टर की अपोजिशन अगर मेजर करना चाह रहे हैं तो वो कहलाएगी रेजिस्टेंस। याद हो गया। अगर इस पूरे कंडक्टर में से सिर्फ 1 मीटर क्यूब की अपोजिशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो वो अपोजिशन रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगी, रेजिस्टिविटी कहलाएगी। मैं दोबारा समझाता हूं, गौर से सुने। इस पूरे कंडक्टर में से जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो अपोजिशन उस करंट को फील होगी कि नहीं होगी, फेस करना पड़ेगी ना, क्योंकि इसमें एटम्स होंगे। तो अगर पूरे कंडक्टर की अपोजिशन मेजर करना चाह रहे हैं तो वो अपोजिशन कहलाएगी रेजिस्टेंस, आर कहलाएगी। लेकिन अगर इस पूरे कंडक्टर में से सिर्फ इतने हिस्से में अपोजिशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो अपोजिशन कहलाएगी रेजिस्टिविटी। उसको आर नहीं कह सकते, उसको रो कहते हैं। तो इसका मतलब पूरे कंडक्टर में से सिर्फ 1 मीटर क्यूब, ये देखो यही चीज मैंने दोबारा ले रखी है, सिर्फ 1 मीटर क्यूब की अपोजिशन अगर निकालना चाह रहे हैं तो ये अपोजिशन कहलाती है रेजिस्टिविटी। क्लियर हुई? ये है मेन फर्क। पूरे कंडक्टर की अपोजिशन निकालेंगे तो ये होगा रेजिस्टेंस,
पूरे कंडक्टर के थ्रू सिर्फ इस 1 मीटर क्यूब की अपोजिशन निकालेंगे तो ये कहलाएगी रेजिस्टिविटी। ये है दोनों में फर्क। अब देखें यहां पे डेफिनेशन क्लियर होती है आपको। रेजिस्टेंस वो है तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, लेकिन कौन सी? ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल, पूरे मटेरियल के 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी, अपोजिशन होगी, उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। इससे आसान आपको नहीं समझा सकते। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब देखें, डेफिनेशन भी क्लियर, मैथमेटिकल पोर्शन भी क्लियर, डायग्राम से भी आपको समझ आ गई कि ये वर्डिंग क्या है, और इधर आपको रेजिस्टेंस की भी बिल्कुल 100% समझ आ गई। ठीक है जी यहां तक। अब हम बात करते हैं उस रेजिस्टिविटी के यूनिट की। तो फार्मूले से देखिएगा, ये फार्मूला है, यहां से रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालते हैं। रेजिस्टेंस का क्या होगा जी? ओहम, ये ओहम का सिंबल है। आप चाहें तो OHM भी लिख सकते हैं। एरिया का यूनिट क्या होता है जी? मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ का क्या होता है जी? मीटर। 1 मीटर मीटर से कैंसल, तो ये बन जाएगा जी ओहम मीटर। क्लियर जी? ओहम अलग यूनिट है, मीटर अलग यूनिट है। इसको इकट्ठा करके नहीं लिखना, थोड़ा सा बीच में गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ठीक है जी? तो ये यूनिट बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से अगली बात करते हैं आखिरी, कि रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस क्या है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और याद रखिएगा MCQ भी बन सकता है। रेजिस्टेंस तो आपको पता लग गया ना किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि रेजिस्टिविटी मतलब ये रो, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां मैं आपको बताने लगा हूं जी सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स। इसके अलावा भी हैं, लेकिन वो फिर आप अगली क्लासेस में आएंगे तो तब बुक के अकॉर्डिंग आप सिर्फ यहां पे याद रखेंगे कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है जी नंबर 1 टेम्परेचर। नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पास्ट पेपर में आप चेक करेंगे तो ये MCQ आ भी चुका है। टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और नंबर 2 याद रखेंगे नेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है? तो ये रेजिस्टिविटी इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लो जी, ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के टॉपिक रेजिस्टिविटी की डिस्कशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में बैठ के नोट कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।